एक हमारे हॉलीवुड वाले खान और दूसरे जिनके बिना किसी हीरो की कहानी आगे बढ़ती ही नहीं, इरफान खान एंड दीपक डोबरियाल। वेलकम टू माय शो। क्या बात, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मतलब आपने जिस तरह से नाम लिया ना हमारा, कि मतलब ये जोड़ी जो है तो ही कमाल की जोड़ी है, और 14 साल के बाद एक साथ काम कर रहे हो, और हर कोई दीपक से पूछ रहा है इरफान के साथ काम करना। आई वांट इरफान टू टेल मी अबाउट दीपक। ओहो, क्या आपने ये बात मजा दी। क्या होता है कुछ कुछ फिल्मों में ना, आपको लगता है कि यार इस किरदार के साथ जो मेरा दूसरा किरदार है, मेरा नहीं दूसरे का है, वो को एक्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। और तब आप अपना फुट डाउन करते हैं और आप बोलते हैं कि भाई साहब, डायरेक्टर से हाथ जोड़ते हैं, क्रू से हाथ जोड़ते हैं कि भाई साहब मुझे ये एक्टर जो है अपने हिसाब का चाहिए। तो इसमें जिस दिन मुझे सब्जेक्ट सुनाया गया था, मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी कि यार ये जो बंदा जो करेगा ना, ये बंदा मुझे जो है जिससे मेरी वाइब्स हों, जिससे मुझे ना कुछ मिल सके, वो चाहिए। तो हम वही कह रहे थे कि दीपक मिल जाएगा। तो ये इनका बड़प्पन है, भाई साहब ने रोल एक्सेप्ट कर लिया। और जो हमें मज़ा आया है उसके बाद, ऐसा कई बार लड़कियों की कास्टिंग के लेकर भी हुआ कि मतलब यार इसमें पर्टिकुलर तरह का वो चाहिए, तो इसके लिए मेरे बहुत ज़रूरी था कि दीपक आ जाए। तो उससे ना सीन कुछ का कुछ हो जाता है। कई बार क्या होता है कि सीन लिखा हुआ था उसको आप निभाते हैं, कई बार ये होता है सीन जो लिखा हुआ तो है, उसके बाद फिर एक्टर खड़े होकर डांस करने लगते हैं। तो मैजिक वही होता है। ये बहुत बार हो चुका है, ये बहुत बार हो चुका है, और मैजिक वही होता है, और उसी के लिए आप फिल्म करते हैं। अगर आप जैसा सीन लिखा हुआ है वही कर दिया आपने जाके, तो आपने क्या ऐड किया, आप कहाँ उसमें इन्वॉल्व हुए, आपकी ज़िंदगी कहाँ उसमें आई, कहाँ दिखी, तो फिर कुछ वो मैकेनिकल हो जाता है। दीपक, आप रियली गॉट इंटिमिडेटेड बाय इरफान और नो? किस तरीके इंटिमिडेट होने का टाइम निकल गया उसका। वो उसमें बहुत बड़ी हमें जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं बता दूं, इंटिमिडेट होता वो तो है, इरफान भाई के साथ तो हर कोई होता है। बट पहला क्या था कि जब मुझे जल्दी बुला लिया, 10-15 दिन पहले बुला लिया, क्योंकि बंगला जा रहा था। और उस समय जो पहला जो हमारा सीन था, उसी में ट्यूनिंग बन गई, उसी में जो केमिस्ट्री निकल के सामने आई है। तो वहाँ से सारा कंफर्ट लेवल कुछ और हो गया मेरा, वहाँ से लगा ही नहीं। फिर वहाँ से लगा कि हाँ, सीन बढ़ाते हैं, कि ये देखते हैं अब मज़ा आएगा इसमें। तो वो एक चीज़ थी कि शुरुआत में ही भाई ने इतना प्यार दे, इतना वो बनाया, कंफर्ट, आराम से, टेक योर टाइम, ये सब क्या लग रहा है। तो पूरा स्पेस दिया इरफान भाई ने मुझे खेलने के लिए। तो वो जो चीज़ है वो पहले में ही जब निकल जाता है इतना, तो आपको लगता है यार अब तो एंड तक करते हैं, मजा है। जनरली बड़ा एक्टर टेंड टू ईट इनटू योर सीन, दैट हैपेंस। नहीं ईट, फिर वो रुक जाते हैं सीन, उन सीन की फिर जिंदगी नहीं होती है उन सीन में। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, हम लोग जिस तरह के एक्टर हैं ना, हम लोग उस तरह के एक्टर नहीं जो अपनी इमेज को किसी तरह से पंप कर रहे हैं। तो हमें चाहिए सामने वाला बंदा कि वो भी हमारी इमेज को पंप करे। हम लोग हैं कहानी सुनाने वाले एक्टर। हम जो है सब्जेक्ट को सर्व करते हैं। हम उसकी उसकी सर्व करने को क्या बोलेंगे, हाँ, हम अपने आप को उसके सामने सुपुर्द कर देते हैं, उसके नतमस्तक हो जाते हैं कि भाई समर्पण करते हैं हम सभी को, और हम उसको उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं कि हम उसकी सीन खाएँ, ये वाली सीन खाएँ। हमारे लिए उस सब्जेक्ट को अच्छा बनाना, ताकि ऑडियंस के लिए एक्सपीरियंस अच्छा हो, हमारे लिए एक्सपीरियंस अच्छा हो। और इनकी सबसे खूबसूरत बात क्या है कि ये जो एक्टर्स होते हैं ना, 2 दिन आए, काम करा, चले गए जी, फिर आए, इनका बीच में थोड़े गैप्स थे। ये इतने मस्त मौला और इस तरह के इंसान हैं कि ये वहीं रहते थे। ये अपना सुर नहीं टूटने देना चाहते थे कि भाई एक फिल्म कर रहा हूँ तो मैं दूसरी नहीं करूँगा। जब तो वो सुर जो है वो कहीं ना कहीं आपको उस कहानी को मदद करता है, हमें भी मदद करता है। तो ये इनकी जो है खूबी है बहुत बड़ी। तो अब हिंदी मीडियम के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट राइट टू एजुकेशन। इस सब्जेक्ट से कितना आप मतलब हैव यू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट बिफोर, या क्या एग्जैक्टली अबाउट राइट टू एजुकेशन को लेकर जो, हाँ, जो एडमिशन्स को लेकर जो एक अजीब सा एक अब्सर्ड एक हालात बन गए हैं, और शिक्षा जिस तरह से एक धंधा बन गई है ये फिल्म उसी को लेकर है, और ये कॉमेडी है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि इस तरह के सब्जेक्ट को आप कॉमिक तरीके से बता सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन मुझे बहुत मज़ेदार लगा था, और मुझे लगा था कि फिल्म इस तरह की फिल्म लॉट ऑफ ह्यूमर अगर आप सुना सकें तो लोगों को बात समझ में आएगी। एंड मतलब इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस, क्या कोई रिलेटिव या फ्रेंड समबडी कम अप एंड टोल्ड यू? समाज में देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही आपका ज़ाती एक्सपीरियंस हो। आप समाज में देख रहे हैं किस तरह से लोग अपनी ज़बान को तरजीह नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारी स्कूल हमारे यहाँ जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है, जो कि अगर आपको, जो आपने फिल्म में दिखाया है जी, और अगर आपको हिंदी को प्राथमिकता देनी है और उसको प्रचलन में लाना है और एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, तो मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों का अच्छा होना बहुत 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 ज़रूरी है।
मतलब जैसे मुझे भी बचपन में कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला मिला था, तो वहाँ पे सेम इंटरव्यू वाला मामला था। तो पिताजी के एक बॉस थे, उन्होंने बोला कि मैं गार्जियन बन जाता हूँ, है ना। बट फिर वो था कि अब घर पे भी इंग्लिश बोलनी, बहुत सारे इश्यूज थे कि जब पेरेंट्स ही नहीं बोलते हैं, पेरेंट्स को नहीं आती, इन वजहों से तो पिताजी ने कहा बड़ा झमेला है, रहने देते हैं, यहाँ पे पढ़ लेगा, जो भी है पढ़ना होगा तो वहाँ से मेरा छूट गया था, बचपन की एक बात है। लेकिन फिर बीच में ये आया कि कुछ चीज़ ऐसी होती थी, जैसे यूपीएससी के बाहर एक धरना था, उसमें लिखा था विश्व का सबसे लंबा धरना, यूपीएससी के एग्ज़ाम मातृभाषा हिंदी में भी होने चाहिए। तो एक बार मैं और मेरे दोस्त उतर के उनसे पूछने लगे भाई क्या है ये, तो उन्होंने बोला कि यार हमारे देश में देखो अंग्रेज़ रूल करे, अंग्रेजियत रूल कर रही है, तो ऐसे ऐसे करके और बोला जा रहा है सिर्फ कि मातृभाषा मातृभाषा, लेकिन मातृभाषा वालों को सम्मान नहीं दे रहे हैं इस तरह से। तो हमने थोड़ा एक कमिटमेंट टाइप का किया आपस में कि यार कुछ भी हो हम अपने देश में हिंदी में ही करेंगे, जो भी है, एक था एक जो भी है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, यहाँ पे आपको मिलने जुलने के लिए अंग्रेज़ी में थोड़ा बहुत समझ आनी ज़रूरी है, तो वो चलता है। लेकिन जो अभिभावकों के ऊपर जो प्रेशर है सोसाइटी का, या अच्छे स्कूल में डालना है ताकि उनका नाम होगा कि मेरा बेटा ऐसे स्कूल में जाता है, वो एक बड़ा प्रेशर है। और लैंग्वेज को लेकर जो होता है कॉम्प्लेक्स जी वो मतलब मैं हिंदी में ज्यादा बात करती हूँ, पीपल थिंक यू नो को हिंदी में ज्यादा बात करती हूँ, और कॉन्वेंट गर्ल आई कांट स्पीक इन इंग्लिश, पर बिकॉज मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं ऑटोमेटिकली हिंदी में बोलती हूँ। और दूसरा हमारा बन गया है ना। हाँ, और दूसरा हमारा तो जो धंधा है वो हिंदी में ही है ना, हिंदी फिल्म में ही कर रहा हूँ। हाँ, तो कट टू दैट कि इंग्लिश बोल सकते हैं, आजकल स्क्रिप्ट कौन सी भाषा में मिलती है आप लोगों को? ज़्यादातर इंग्लिश में मिलती है। हाँ। और हिंदी के डायलॉग भी अंग्रेजी लिपि में होते हैं। और उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, उसका रिदम समझने में टाइम लगता है। डायरेक्शन तो चलो ठीक है, अंग्रेजी में आपने लिख दी, लेकिन जो जहाँ तक हाउ डू यू एडजस्ट टू दैट ऑल दैट यू नो, बिकॉज भाषा, because they are thinking in English and they are writing in Hindi, most of the writers and the present generation जो है। उसमें एक चीज़ है कि जैसे जो टेक्निकल जो टीम है, डायरेक्शन, कैमरा और जो आर्ट डिपार्टमेंट, उसमें क्या है कि डायरेक्टर को एक कैमरामैन पसंद आए जो साउथ का है, क्योंकि वो उसे देखने का काम है, उसको अच्छे से समझने का काम है, तो वो विजुलाइज करके पिक्चराइज करता है। साउथ का कैमरामैन, उसे हिंदी नहीं आती तो उसके लिए इंग्लिश चाहिए। आर्ट वाले को समझाने के लिए, वो बंगाल से है तो उसको समझाने के लिए इंग्लिश चाहिए। लेकिन जो फिल्म हिंदी है तो उसमें एक्टर्स के पास हिंदी में पहुंचती है। तो आई नो मिस्टर बच्चन देवनागरी में स्क्रिप्ट मंगाते हैं, मैंने सुना, मतलब आप फिल्म मेकर्स, डू यू ऑल डोंट इंसिस्ट? नहीं, जब जरूरत होती है तो मंगवाते हैं, और जब जरूरत होती है तो नरेशन हो ही जाता है ऑलरेडी, हो जाता है। राइटर तो वो है। कभी हिंदी लैंग्वेज डिसएडवांटेज बना है आप लोगों के लाइफ? डिसएडवांटेज नहीं बना है, मतलब वो मानसिकता डिसएडवांटेज बनती है जब आपको ये लगने लगता है कि आप अगर अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाएंगे तो आप कोई छोटे इंसान हो जाएंगे। वो आपको लगता है कि मानसिकता जो अपने आप में है ये डिसएडवांटेज है। कभी एक्सपीरियंस हुआ है मतलब लैंग्वेज को लेकर कि यू नो आप हिंदी में बात करो, सामने वाला यू नो? अभी मैं किसी ट्रेन में कोई कुछ पढ़ रहा था, कोई ट्रेन में एक लड़का आदमी खड़ा हुआ था, उसको अपने बच्चे को ऊपर बिठाना था बर्थ के ऊपर, और वहाँ एक औरत सो रही थी, तो बार बार अंग्रेजी में बोल रहा था कि शी इज नॉट गिविंग बर्थ टू माई चाइल्ड। This is a funny incident, but in real life I'm talking about. This is something because the language is a you try literal translation लोग करने की कोशिश करते हैं, but in real life I'm asking you, has it become an advantage when you go overseas? You always speaking in English, but the moment you start speaking in Hindi, people look at you differently. This person is not from here. और वहाँ उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जितना हम लोगों को है यहाँ पर बम्बई, इंडिया में। हाँ, इंडिया में वहाँ लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो उनको लगता है कि आप कुछ यू नो आपके स्टेटस में कुछ कमी आ गई। यहाँ लगता है लोगों को, ये हमारी मानसिकता ज़्यादा है। पर इनिशियल जब इंडस्ट्री में आप आए तब इस तरीके का इशू, मतलब फेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज? नो, थोड़ा सा एक सजेशन कुछ लोग देते थे कि यार थोड़ा यू नो अंग्रेजी माहौल में ज़्यादा रहो, अंग्रेजी माहौल में रहो, और अंग्रेजी क्लास से बिलोंग जब तक नहीं करोगे तब तक आप जो है एक्सेप्टिंग होगे। हाँ, तो उस पर हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया, हम भी थोड़े से अड़ियल लोग हैं ना। हाँ, जैसे इंग्लिश जो है प्रोग्रेसिव लैंग्वेज तो है, क्योंकि आविष्कार वहीं पे हो रहे हैं, इन्वेंशंस वहीं पे हो रहे हैं, सब चीज़ का। हमारे पास जो बची है हिंदी को प्रमोट करने के लिए, उसमें भी हमने बांट दिया है, हिंदी अलग है, उर्दू अलग है, नुक्ते और मात्राओं को हमने बांट दिया इधर उधर, दोनों बहनें हैं, है ना, साथ ही चलती है। तो हम अगला वर्ड देखने से पहले सोचने लगते हैं कि यार हिंदी का आ गया या उर्दू का आ गया, तो थॉट कहाँ बनेगा, सेंटेंस कहाँ बनेगा। तो हमारे पास है कि जो हमारी पोइट्री है, इतनी बड़ी विरासत है हमारे पास, अगर हम उसी को समझें, उसमें भी देखें या लिटरेचर को बढ़ावा दें, तो
शब्द खिल खिल के आएंगे, तो हिंदी ऐसे पनप सकती है और अच्छे से, है ना, या बातचीत में वैसे रखें। तो लिटरेचर भी हमारे यहाँ वो अकाल पड़ा हुआ है थोड़ा सा, हाँ, अच्छी स्क्रिप्टों राइटरों का अकाल है। राइटरों का अकाल पड़ा है, तो राइटरों का अकाल कैसे दूर होगा? उन्हें सम्मान देंगे, जब उन्हें अच्छी पेमेंट देंगे, है ना, तो तब जाके वो दूर होगा। तो वो बेचारा क्यों लिखेगा अच्छे से? उसको लिखने के 4 महीने चाहिए, उसका घर कैसे चलेगा? तो जल्दीबाजी में जो लिखते हैं हिट होने के लिए वो लिख देते हैं। तो इस तरह साहित्य भी वो नहीं आ रहा है आगे। तो जो शब्द है वो साहित्य से निकल सकते हैं, इन्वेंट हो सकते हैं, सेंटेंस बन सकते हैं, ख्याल बन सकते हैं। 6 सुर हैं, 6 से मतलब लाखों गाने बन चुके हैं, करोड़ों गाने बन चुके हैं सिर्फ 6 सुर से। मतलब चेस के 32 मूव हैं, उनमें वो और कितने, हाँ, उसमें जितने खाने हैं उनसे 32 करोड़ चालें बनती हैं, कुछ ऐसा कुछ है। तो इतने अल्फाज हमारे पास, हो सकता है, लेकिन हम पहल नहीं कर रहे हैं, ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं। Are you brand और conscious? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं बहुत खुश होऊंगा उस दिन जिस दिन राइटर को जो है एक्टर से ज़्यादा पैसा मिलेगा। हाँ, बहुत हाँ, पर जिस दिन राइटर राइटर इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा और उसकी राइटिंग इतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, लोग सब्जेक्ट की वजह से सिनेमा देखेंगे और एक्टर उसमें एक पार्ट और राइटर्स अपनी फाइट लड़ रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स पैसे देने को तैयार नहीं हो रहे। जब राइटिंग इतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, अभी मैं बता सकता हूँ आपको, कई फिल्में हैं जो कि जो राइटिंग की वजह से ही मतलब जो है इतनी बड़ी हुई है। और उन लोग मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यदि नाम लेने से फिर जो है बाकी लोग बोलेगा कि उनकी फिल्में ठीक नहीं है। कई फिल्में हैं अभी रिसेंटली आई हैं और उसमें राइटर लोग, इंडस्ट्री को पता है कि उस राइटिंग की वजह से और राइटर जो है स्टार बन गए हैं वो। और ऐसा दौर अगर ज़्यादा राइटर इस तरह के आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए। आप प्रोड्यूसर बन चुके हैं, अब इस तरीके पर हाउ मच इंपॉर्टेंस यू गिव टू द राइटर, बिकॉज़ आप नाउ यू आर अ प्रोड्यूसर, यू मेकिंग सबसे फिल्म। अहम मतलब 2 ये जो पिलर हैं फिल्म मेकिंग के, राइटर एंड डायरेक्टर, ये बहुत अहम है। कहानी वो सुनाते हैं, कहानी जो पन्ने पे जो लेके आते हैं, ख्याल जो लेके आते हैं वो राइटर लेके आते हैं। हम तो उसके बाद में एंटर होते हैं, हम तो उस ख्याल को फिर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके और अपना एक नज़रिया उसमें डालते हैं। लेकिन जो मेन ख्याल है, जो एक मैजिक है, वो तो राइटर लेके आता है। इरफान प्रोड्यूसर बनने की क्यों सोची? इज देयर अ रीजन कि जिस लोगों के साथ पहले फिल्म में देखिए, एक टाइम आता, अभी मुझे ये पता है कि हाँ भाई मेरी कोई है, थोड़ी बहुत हैसियत है जी, मेरे नाम से जो है पैसा मिल सकता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि, क्योंकि बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि मैं जिस तरह की कहानियों पे मैं बिलीव करता हूँ और वो कहानियाँ दर्शकों तक लाऊं, और मुझे पता है कि हम जो है कमर्शियल सिनेमा की डेफिनेशन बदलने के लिए आए हैं। वो भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन हम एक नया कमर्शियल सिनेमा इंट्रोड्यूस करेंगे ज़रूर, और वही हमारी कोशिश है हासिल से लेकर आज तक, कि हम एंटरटेन कर सकते हैं, हम एंगेज कर सकते हैं और उसमें लाइफ का रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं ऐसी कहानियों को किसी न किसी तरह से दर्शकों तक ला सकूं, इसलिए मैं प्रोड्यूसर बना। किस हद तक इरफान हैज मेड अ डिफरेंस टू कमर्शियल, द चेंज इन कमर्शियल सिनेमा दैट लाइक अभी बोला, आई थिंक नापना नहीं जा सकता है उसको। मैं अगर और चेंज दीपक से पूछ सकते हैं इसके बारे में। दीपक, किस तरीके से इरफान जैसे एक्टर ने चेंज लाया है कमर्शियल सिनेमा में, इस चेंज दैट इज ट्राइंग इज टॉकिंग अबाउट, आप कितना? देखिए, अब हम लोग जो थे शुरुआत में, जो एग्जाम्पल्स थे, नसीर साहब, ओमपुरी और पंकज जी, ये 3 पिलर माने जाते थे, जिनकी वजह से मतलब ये था कि एक्टर होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए, मेहनती होनी चाहिए, ये आते थे। लेकिन जब इरफान भाई हासिल में हमने देखा तो उस समय तो नज़रिया ही बदल गया है, परफॉर्मेंस का, एक्सप्रेशन का, बहुत सारी चीज़ों का, कि बॉस ये किस तरह का एक्सप्रेशन मार्केट में आया है, मतलब ये तो सोचा ही नहीं था, ये इस तरह का जो अंदाज़े बयां है ये तो हमने देखा ही नहीं था जो इरफान भाई का है। तो वहाँ से चीज़ें बदली, तो वहाँ से लोगों ने अपनी मौलिकताओं की तरफ जाना शुरू किया। इरफान भाई की वजह से मौलिकताओं की तरफ एक्टर जो है वो जाने शुरू हुए, और वहाँ से जिसका जो हुनर था वो आता चला गया, है ना। तो बहुत सारे उभर के आए हैं, जितने भी अभी पिछली जो जनरेशन देखेंगे उनमें मैं नहीं जानता कौन नाम लेता है कौन नहीं, पर बहुत सब पे इरफान भाई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है, जितने भी उभरते हुए एक्टर। नंबर्स कितना मायने रखता है? यू आर अ प्रोड्यूसर, तो नंबर्स की बातों में जरूर करूँगा। हाँ, नंबर इस फिल्म का मतलब एवरीबडी, मतलब तुम पुरानी बिल्कुल बताना चाहूँगा नंबर के बारे में। नंबर इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है जी, और आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो प्रोड्यूसर उससे पैसा कमाए, लेकिन जहाँ और आप इसका ध्यान भी रखते हो जब आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो, तो आप कहीं ना कहीं आपके जहन में होता है कि ये क्या लोग एक्साइट होंगे इसको टिकट खरीदने में जी। इतना आप उसको आप पूरी तरह से फूल प्रूफ तरीका नहीं है उसको समझने का, लेकिन आपके जहन में एक कोने में एक ये चीज़ होती है। लेकिन जब कहानी जो है नंबर से उसकी वैल्यू आंकने लगते हैं कि भाई साहब इसने 100 करोड़ कर लिया जी, इसने 150 करोड़ कर लिया, फिल्म बड़ी क्यों है, 150 करोड़ कर लिया। मैं राज कपूर को इसलिए नहीं जानता कि उसकी फिल्म में कितना बिजनेस किया था, मैं गुरुदत्त को इसलिए नहीं जानता, मैं राज खोसला को इसलिए नहीं जानता, मैं सारे जितने बड़े फिल्म मेकरों ने कहानियाँ सुनाई हैं
वो कहानियाँ मेरे अंदर जिंदा हैं, इसलिए नहीं कि वो मुझे नहीं क्या पता दिलीप कुमार की फिल्म ने कितना पैसा किया इकट्ठा किया था, वो कहानी आपकी आपसे क्या उसका रिश्ता बना है, कहानी की कसौटी नापे की वो होती है। पर इरफान जब आप प्रोड्यूसर बनते हैं तो जो इन्वेस्ट करता है वो तो सोचेगा कि ये तो इसलिए मैंने पहले कहा कि वो ज़रूरी है कि जी। वो पैसा उसका रिकवर होना चाहिए, प्रोड्यूसर को कमाना चाहिए, लेकिन जहाँ आप हद बांध देते हो कि जी 100 करोड़ हो गए जी, 150 करोड़ हो गए जी, ये सब मकाल में है, जो ऐसी टर्म्स हैं जो फेंक देते हैं लोग मार्केट में, और इससे जो है ये मार्केटिंग कुछ चलती रहती है और कुछ लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते। चाहे उनकी फिल्म जो है 150 करोड़ की हो और 100 करोड़ कर लिया तो 100 करोड़ का बोर्ड लग जाता है, 50 करोड़ का नुकसान हुआ वो नहीं दिखता नहीं। ये परसेप्शन बिल्डिंग है। अब जो अगली मतलब हॉलीवुड फिल्म दैट यू आर डूइंग इज एन इंडिपेंडेंट फिल्म, मतलब जी। व्हाई यू मूव फ्रॉम स्टूडियो टू इंडिपेंडेंट? मैं कुछ चाह रहा था कि जहाँ पर्सनल कहानी थोड़ी हो, जिसमें मैं भी अपने आप को दूसरी तरह से हॉलीवुड के सामने पेश कर सकूं। मेरी बहुत सारी चीज़ें एज एन एक्टर जो अभी एक्सपोज नहीं हुई है हॉलीवुड के अंदर, तो मैं एक ऐसा किरदार ढूंढना चाह रहा था जिसमें कि मेरा बिल्कुल अंदर से नया कुछ एक रूप लोगों को पता चले, ताकि वो मुझे दूसरे किरदार में इमेजिन कर सकें। क्या होता है ना कि आप एक तरह के रोल करते रहते हैं तो लोग आपको फिर वैसे ही इमेजिन करने लगते हैं, और फिर आप और करते हैं वैसे ही रोल, तो फिर आपकी इमेज फिक्स हो मतलब जाती है। आपको टाइप कास्ट होने का डर था क्या? टाइप कास्ट होने का मुझे हमेशा से डर रहा है। उधर वो हॉलीवुड नहीं, यहाँ भी अच्छा। जैसे जो सीरीज में करता था तो तब भी मुझे था, फिल्म में करता था तब भी मुझे था। एक फिल्म आपकी अच्छी हो जाती है तो उसके बाद वैसे ही रोल आने लगते हैं, तो ये आप ही की जिम्मेदारी होती है कैसे आप इंडस्ट्री को ये सिग्नल दो कि मेरे में और भी पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने कुछ फिल्में ज़रूर की होंगी जिसकी वजह से सुजीत सरकार ने सोचा कि यार ये पीकू कर सकता है। एग्जैक्टली, तो इसलिए वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप कैसे इंडस्ट्री को सजेस्ट करें या उसको सिग्नल दें या उसको दिखाएं कि मेरे में यही पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मैंने ये फिल्म इंडिपेंडेंट फिल्म जो है हॉलीवुड की चूज़ की है, और मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से, और बहुत कमाल की स्टोरी। हाँ, लेकिन अभी क्या है ना, वो एक प्ले राइट हैं जिन्होंने लिखी है, और वो बहुत यंग प्ले राइट है, एनी बेकर, और मैं फैसिनेट हूँ उनकी राइटिंग से। Talking about the Piku combination, are you going to see you and Deepika again in a film? मैं तो जब से पीकू खत्म हुई है तब से वेट ही कर रहा हूँ कब मिलेगा चांस मुझे दोबारा। विकास विशाल ने तो अनाउंस हाँ बिल्कुल, हाँ हम वो उस कहानी में बात हुई है हमारी, और क्योंकि दीपिका बहुत बड़ी स्टार हैं, उनकी अपनी मसरूफियतें हैं, और मेरे लिए तो सपना है उनके साथ काम करना तो दोबारा। मुझे इतनी खुशी और जितना मज़ा उनके साथ आया था काम करने का, मैं मिस करता हूँ उसको, बहुत मिस करता हूँ उसको। एंड कंगना वाली फिल्म का कोई स्टेटस पता हो? कंगना जिस दिन मतलब कंगना जिस दिन, देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि एक मैदान में दो नहीं रह सकते। अभी उनके साथ काम करना पड़ेगा तो मुझे हीरोइन बनना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई ऐसा रोल आए जिसमें हीरोइन का रोल इंटरेस्टिंग हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मतलब वो हीरो बने मैं हीरोइन बनूँ, और मैं चाहूँगा ऐसा करना। दीपक मुझे बहुत पसंद है कंगना एज एन एक्टर, एज अ पर्सन आल्सो। यू हैव वर्कड विद हर, जो उसका जो ग्राफ है, गॉसिप नहीं चाहिए मुझे, ग्राफ बताओ, जो कंगना का जो ग्राफ है, मतलब जिस तरीके का नाउ टुडे शी वांट्स टू do a film, be part of the film only if she's directing. That is, I think she's made some claim. I think आप इसको, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, आप प्लीज़ चेक कर लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये बातें ऐसी लोग लिख देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं और वो सच बन जाता है। No, I think she said that to some interview. Okay, we'll see that later. But now your next generation क्या हो रहा है इरफान जूनियर का? पता नहीं, उनकी मर्जी है वो। मैं इस चीज़ से आज़ाद हो गया हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हुआ हूँ इस सफ़र के अंदर अपनी ज़िंदगी में, और उसमें इस चीज़ से भी आज़ाद हो गया हूँ कि मैं उनके लिए तय करूँगा तुम क्या करोगे। But he was AD on वो तो एक वक्त था जब उसको हम कर रहे थे, हमारी घर का प्रोडक्शन था, तो मुझे लगा कि इसका अब किस तरफ जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन उससे पूछा गया कि देखो ये काम है तुम करना चाहोगे, तो ही जाम ठीक है कि बिल्कुल मैं करना चाहूँगा, और उसने बहुत जिम्मेदारी से किया। अब वो दोबारा नहीं करना चाहता, अब उनको अपनी ज़िंदगी ढूंढनी पड़ेगी। मैं अगर उनके ऊपर लाद दूँ तो मैं उनकी ज़िंदगी के साथ अन्याय करूँगा। मैं चाहता हूँ कि उनका जिसमें इंटरेस्ट हो वो खुद अपना इंटरेस्ट खोजें और उस तरफ जाएंगे। उसमें हो सकता है कि रिस्क है, उसमें ये भी हो सकता है कि यार लड़का कुछ नहीं कर रहा है, यार वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको इतना भरोसा है कि हाँ ये इसमें इतना है, अपना नज़रिया है कि ये देखेगा ज़रूर अपना इंटरेस्ट, और चीज़ तभी पनपती है जब आपका उसमें दिलचस्पी हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी दिलचस्पी ढूंढ के टाइम लें, हम हैं ना उनको सपोर्ट करने के लिए।
टाइम खराब ना करें, या टाइम खराब ना करें। चलो एक उम्र होती है, उसमें शौक होते हैं बहुत सारे, वो भी पूरे करो, लेकिन उसमें बहक के नहीं। ये हमारा जिम्मेदारी है कि भाई बहक ना जाए, इधर उधर डगर से नो पटरी से उतर ना जाए। वो आपकी जिम्मेदारी होती है। बाकी उनको अपनी लाइफ चूज करने का खुद को अधिकार होना चाहिए। अपनी लाइफ, अपनी वाइफ, अपना मजहब सब जो है उनको खुद को चूज करना चाहिए। When are we going to see you again with Vishal and the Tigmanshu film तो almost जल्दी बहुत जल्दी। Tigmanshu वाली वो फिल्म तिग्मांशु का मुझे, हाँ, वो सब्जेक्ट मुझे सुनाने वाले हैं और मैं लुकिंग फॉरवर्ड। So, you know, I think that I watched the film, I really liked the film, but I just wanted to know कि have you all, this kind of film needs to be tax free. Can you just make an appeal? टैक्स फ्री, अब मैं एक्चुअली हम चाह रहे थे कि जितने भी शिक्षा के विभाग से जुड़े हुए सरकार में लोग हैं, हम उनको किसी तरह से दिखा सकें जी ये फिल्म, और फिर वो डिसाइड करें कि टैक्स फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो प्लान हो रहा है? जी, हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है शिक्षा विभाग के सारे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये फिल्म दिखाई जाए, और उनको लगता है कि टैक्स फ्री होना चाहिए तो फिर करें वो। दीपक, बिल्कुल बिल्कुल। इन दी एंड ब्रांड कॉन्शियस हो क्या नहीं, जो सूट बूट में आया कन्हैया देखकर उसमें? दूर तक मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं। मैंने तो अपने बच्चों के जहन से भी जो कीड़ा निकाला ना, एक टाइम पे चिपक गए थे वो ब्रांड पे। मैंने उनके लगा रहा उनके पीछे में 6, 7, 8 महीने लगे होंगे मुझे। उसके बाद जो उनका कीड़ा निकला है, उनको मतलब दे आर फ्री ऑफ दिस ब्रांड थिंग, यू नो। वो डुप्लीकेट ब्रांड पहन के बेवकूफ बनाए थे उनको। I mean, I forgot to ask about Sabha. I really liked her as an artist. Decided that Sabha should be part of the film. मैंने उनका एक वीडियो देखा था और मुझे लगा था कि हम देख रहे थे काफ़ी लोग, लेकिन ये चैलेंजिंग रोल था। इसमें क्या है, स्टार भी चाहिए और साथ में एक्टर भी चाहिए, और फिर लड़की जो कैरेक्टर भी लगे और इसको ग्लैमरस करना है तो ग्लैमरस भी लग जाए, और इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जिसका कॉमिक टाइमिंग है। और अपने यहाँ बहुत से ऐसी एक्ट्रेस हैं, लेकिन सबके पास टाइम भी नहीं होता कई बार ना। तो हम ढूंढ रहे थे बहुत डेस्परेटली, तो मुझे एक वीडियो दिखा था, एंड देन मैंने वो साकेत को भी दिखाया, मैंने जिनों को भी दिखाया। मैंने कहा यार ये इसमें बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है मुझे, तुम देखो अगर पॉसिबल है क्या। देन दे कॉन्टेक्टेड हर एंड यू नो शी वाज फैंटास्टिक। आई थिंक बहुत पसंद आई लोगों को, सब आए। मुझे तो बहुत पसंद आई। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी, इट इज अ प्लेजर।